Hello guys, I'm your friend and FSSAI guide Sagar Shirke signing in. तो देखिए मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि जो भारत का राज्य पत्र है, जो द गैजेट ऑफ इंडिया, जो अपना स्वास्थ्य मतलब जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अनुसार जो ये हुआ था एफएससीआई के अंदर, जिसके अंदर फॉर्टिफिकेशन का जो लॉ है, जो नया गैजेट है, तो उसके अंदर हमें कौन सी जो रिक्वायरमेंट बताई गई है, कौन से लॉज है वो अपडेट किए गए, तो उसके बारे में अब यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आई थिंक हिंदी से ज़्यादा हमें जो इंग्लिश है वो सबसे बेहतरीन रहेगा टू अंडरस्टैंड इन इन द बेटर वे। तो हम वही अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो नोटिफिकेशन है 2 अगस्त 2018 को आया हुआ, ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। इसके ऊपर डिस्कशन करना इसलिए बनता है बिकॉज ऑफ, देखिए, हम जब डिस्कस करते हैं कि फॉर्टिफिकेशन कैसे होता है, उसका लिमिट क्या है, परमिटेशन क्या है, तो उसके अंदर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, वेयर एज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फॉर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स रेगुलेशन 2016 वेयर पब्लिश्ड। तो आप देखिए, ये पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है कि एफएसएआई लॉज और वगैरह 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 स्टैंडर्ड का जो है वो वगैरह दिया गया है। लेकिन देखिए, यहाँ पर देखिए पार्ट वन के अंदर तो जनरल इंफॉर्मेशन है वो दी गई है, वहां पर शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट जो यहाँ पर दी गई है। उसके बाद डेफिनेशंस होती है, क्योंकि एक्ट वगैरह होते हैं उसके अंदर डेफिनेशन सबसे ज्यादा जरूरी होती है, तो डेफिनेशन दी गई है। फॉर्टिफिकेशन की डेफिनेशन है जो आप मैं एक बार आपके सामने ये करता हूँ, ठीक है। Fortification means deliberately increasing the content of essential micronutrients in food so as to improve the nutritional quality of food and to provide public health benefit with minimal risk to health। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फॉर्टिफिकेशन, जो मिनिमल हेल्थ रिस्क के साथ इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो इंप्रूव करे, क्वालिटी इंप्रूव करे फूड प्रोडक्ट की, उसे करते हैं फॉर्टिफिकेशन। और फोर्टिफिकेंट क्या होता है कि जो means the substance added to food to provide micronutrient but does not include nutraceuticals or foods for special dietary uses। तो ठीक है, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स और एफएसडीयू जो है वो छोड़ के जो है उसे कहा जाता है फोर्टिफिकेंट। ठीक है, उसके बाद फोर्टिफाइड फूड, जैसे कि मीन्स फूड स्पेसिफाइड अंडर द फूड सेफ्टी, जो रेगुलेशन के अंदर जो बताया गया है कि फोर्टिफाइड फूड एग्जैक्टली क्या है, तो वो है गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब आप जानते हो जो इसेंशियल होते हैं डाइटरी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन मिनरल्स ट्रेसेस एलिमेंट्स, तो उसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस, तो आप जानते हो कि मीन्स द सिस्टमैटिक मेजर अप्लाइड एंड स्टेप्स taken by manufacturers and packers of the fortified food throughout the manufacturing or packaging process to ensure that the finished food complies with the provisions ऑफ द एक्ट एंड रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड देयर अंडर। तो ठीक है, स्टेपल फूड भी आप जानते हो। स्टेपल फूड के अंदर क्या क्या आता है, व्हीट, वे, फ्लावर, आटा, मैदा, ऑयल, साल्ट, मिल्क एंड अदर आर्टिकल्स, स्पाइसेस वगैरह आते हैं, तो ये सब स्टेपल फूड के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑल अदर वर्ड्स एक्सप्रेस्ड यूज एंड नॉट डिफाइंड इन दिस रेगुलेशन शैल हैव द मीनिंग असाइन्ड टू देम इन द एक्ट रूल्स ऑफ रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। तो देखिए, पार्ट टू अभी हम यहाँ पर स्टैंडर्ड्स ऑन फॉर्टिफिकेशन ये आप डिस्कस करने वाले हैं, और ये पार्ट टू जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्ड्स क्या है फॉर्टिफिकेशन। जैसे कि देखिए, जनरल प्रिंसिपल है micronutrients may be appropriately added to foods for the purpose of contributing or to any of the following as mentioned in schedule 1। तो schedule 1 के अंदर micronutrients दी गए हैं वो appropriately ऐड करने होते हैं। उसके बाद प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग, तो देखिए यहाँ पर जो न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो बताया गया है शेड्यूल 1, जो न्यूट्रास्यूटिकल का जो रेगुलेशन है उसके अंदर का जो शेड्यूल 1 है माइक्रोन्यूट्रिएंट का, तो वो आप रेफर कर सकते हो। उसके बारे में भी वीडियो हमने इस चैनल पे बनाए गए हैं, वहां पर भी हमने डिस्कस किया है कि शेड्यूल 1 क्या है, शेड्यूल 2 क्या है, और शेड्यूल 1 का एग्जैक्टली कैसे रीडिंग होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से है उसके अंदर, तो वहां पर आप जाके अप्रोप्रिएट उसकी क्वांटिटी क्या है वो आप चेक कर सकते हो। उसके बाद है प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेक्टिंग डेमोन्स्ट्रेशन deficiency of a one or more macronutrients in the population of specific population group। ठीक है, तो कोई भी रिस्क हो गया, डिसीज हो गया, तो वो रिस्क डिफिशिएंसी कम करने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं फुली। अगर बड़ी पॉपुलेशन है, अगर कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट की अगर कमी है, तो वो फिल करने के लिए ये फोर्टिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ और करेक्टिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशनल status of one or more macronutrients in the population or a specific population group। ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक पॉपुलेशन ग्रुप है
जिसके अंदर अगर रिस्क एबिलिटी ज्यादा है, डिसीज रिस्क एबिलिटी, तो वो कम करने के लिए भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इनकॉर्पोरेट की जाते हैं। मीटिंग रिक्वायरमेंट्स और रिकमेंडेड इनटेक ऑफ वन और मोर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो ये भी हो सकता है। मेंटेनिंग और इंप्रूविंग हेल्थ, उसके लिए भी हो सकता है। मेंटेनिंग टू और इंप्रूविंग द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड्स, इसके लिए भी हो सकता है। When fortification of food is made mandatory, it shall be based on the severity and extent of the public health need as demonstrated by generally accepted scientifically जो evidence है उसके अनुसार, ठीक है। The food authority may specific mandate just fortification of any staple food on direction of the government of India, ठीक है। तो फोर्टिफिकेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो है उसी के अंदर ही स्पेसिफाई किया गया है, और वही हमें स्टेपल फूड के अंदर इनकॉर्पोरेट करना होता है। सॉरी। Wherever iron as Fe is used as a source of nutrient, HME iron shall not be used in any form in any article of food, ठीक है। जो Fe आयरन का जो ये है वही आपको सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट यूज करना है, ठीक है। फेरस जो होता है जो भी है। उसके बाद है कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड ऑन माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट इन फोर्टिफाइड फूड। तो देखिए एनी मैन्युफैक्चरर हु फोर्टिफाइज any food shall ensure that the level of micronutrient in such fortified food does not fall below the minimum level specified in schedule 1। तो शेड्यूल 1 के अंदर जो बिलो मिनिमम लेवल जो स्पेसिफाइड की गई है तो उसी को यूज करना है। उसके बाद देखिए जनरल ऑब्लिगेशंस यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर तो एनी मैन्युफैक्चरर एंड पैकर ऑफ अ फॉर्टिफाइड फूड शैल गिव एन अंडरटेकिंग on quality assurance and submit evidence of step taken in the regard of the food authority or such other authorities which the food authority may designate, ठीक है। तो जिसको भी डेजिग्नेट किया गया है तो वो क्वालिटी एश्योरेंस के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्रूफ आपको देने पड़ेंगे ऑफिसर्स को, फूड सेफ्टी जो अथॉरिटी है उनको। The undertaking shall be given twice a year and shall include the following, namely certification by a food mandatory food laboratory notified by the food authority that the fortified food is in compliance with the provisions of the act and regulations and standards specified therein, ठीक है। उसके बाद है up to date record keeping and continuous inventory of fortificants used in the manufacturing or packing process including the source of its procurement। तो ठीक है, तो procurement का जो source है वो भी आपको वेरीफाई करना होता है, उसको भी रिकॉर्ड कीपिंग करनी होती है। उसके बाद अप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स होती है डिफरेंट स्टेजेस की, वो आपको रखनी है। कंट्रोल सैंपल्स रखने हैं, पैकिंग या फिर पैकेजिंग का प्रोसेस वो भी। उसके बाद रैंडम टेस्टिंग करनी है फॉर्टिफिकेंट्स की एंड फॉर्टिफाइड फूड की। रेगुलर ऑडिट करने हैं, टेक्निकल इक्विपमेंट एंड प्रोसेस आपका अपडेटेड होना चाहिए। सच गुड्स मैन्युफैक्चर पार्टी practices as may be specified by the food authority from time to time, आपको फूड अथॉरिटी को वो स्पेसिफाई करनी है। उसके बाद देखिए प्रोविजंस फॉर द रेफरेंस ऑफ द प्योरिटी क्राइटेरिया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जनरली एक्सेप्टेड बाय फार्माकोपिया, नेमली इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, आईपीपीपी या फिर जो भी होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है। तो वो आपको पूरा प्योरिटी क्राइटेरिया जो होता है उसका रेफरेंस देना होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। उसके बाद फूड केमिकल कोडेक्स, जॉइंट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट कमिटी ऑन फूड एडिटिव्स और कोडेक्स एलिमेंटरीज may be adopted by food business operators, ठीक है। तो देखिए कॉडेक्स वगैरह का तो ये सब आपको यहाँ पर आपको प्योरिटी क्राइटेरिया के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो जनरली एक्सेप्टेड है वो आपको रेफरेंस देना होता है। उसके बाद द कंप्लायंस विद द जनरली एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड all fortified food, whether voluntarily fortified or required to undergo mandatory fortification, shall be manufactured, packed, labeled, handled, distributed, and sold, whether for profit or under the government funded program, only be compliance with the standards specified under the provisions of the act and regulation नेम देयर अंडर, ठीक है। तो वही आपको ये करना है। उसके बाद पैकेजिंग एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स के अंदर देखिए ऑल फॉर्टिफाइड फूड्स shall be packaged in a manner that takes into consideration the nature of the fortificant added and its affected on the shelf life of such food। देखिए every package of fortified food shall be carry the words fortified with, जो भी आपका नाम है fortified ऑयल, fortified राइस, जो भी है fortificant या फिर fortificant का नेम आपको यहाँ पर देना है। एंड द लोगो देखिए स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2 के अंदर जो दिया गया है वो ऑफ दिस रेगुलेशन
on this label. It may also carry a tag संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन, ये जो टैगलाइन है that you can use in your label, ठीक है। देखिए देखिए आगे है provisions of the food safety and standard packaging and labeling regulation 2011 shall also be applied to the fortified food, ठीक है। उसके बाद every package of food fortified with iron shall carry a statement. People with thalassemia may take their under medical supervision, ठीक है। एवरी पैकेज अगर ये स्टेटमेंट शाल कैरी स्टेटमेंट पीपल विथ थैलासेमिया, तो ये है मेडिकल सुपरविजन। इसके बाद है ऑल मैन्युफैक्चरर्स एंड पैकर्स of modified food comply with the provisions of the act and rules regulations made thereunder on fortified food shall be permitted to make a nutrient claim on relation to the article of fortified food under the food safety and standard regulation packaging and regulation 2011। तो इसके अंदर आएगा प्रमोशन ऑफ फॉर्टिफाइड फूड कैसे करोगे, तो देखिए द फूड अथॉरिटी शैल टेक स्टेप्स एनकरेज तो द प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेल एंड कंजम्पशन ऑफ द फॉर्टिफाइड फूड इंक्लूडिंग fortification through conventional breeding or hybridization in cooperation with the concerned departments of the government of India, governments of states, union territories, तो उनके साथ काम चालू है without prejudice to the generally of sub-regulation. One of the authority shall endeavor to advise and promote the use of fortified food in government-funded programs on distribution of food, organize public awareness, educate and advocate campaigns on nutrition and fortified food. ठीक है, conduct technical assistance programs and provide technical expertise to small manufacturers to enable them to undertake fortification. तो देखिए equip laboratories and research institutes notified under the act of the conduct nutrient analysis of fortified food। तो जो भी fortified food है उनकी random testing करनी होती है, तो उसके अंदर आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए शेड्यूल 1, तो स्टैंडर्ड फॉर फॉर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स, तो इसके अंदर जो शेड्यूल 1 है, तो देखिए शेड्यूल 1 के अंदर क्या क्या दिया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर अभी हमारी इंपॉर्टेंट बात शुरू हो रही है। तो देखिए सब रेगुलेशन 1 ऑफ द रेगुलेशन 4 का है ये पार्ट। तो देखिए आयोडाइज सॉल्ट जो होता है व्हेन फोर्टिफाइड विद आयोडाइन, तो उसके अंदर क्या है, आयरन फोर्टिफाइड आयोडाइज सॉल्ट, डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट व्हेन फोर्टिफाइड द with iron and iodine salt shall be fortified with iodine may also be fortified with iron in combination with iodine at the level given इन द बिलो। तो देखिए सिंगल आयोडीन या फिर डबल, जैसे कि आयरन प्लस जो आयोडीन है उसको भी आप इंकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो देखिए आयोडीन कंटेंट मैन्युफैक्चरर लेवल देखिए 2 to 30 पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम, जो पार्ट्स पर मिलियन है, ऑन ड्राई वेट बेसिस पर होना चाहिए पोटेशियम आयोडाइड का, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंक्लूडिंग रिटेल लेवल पे 15 to 30 पार्ट्स एज पर द पीपीएम होना चाहिए ड्राई बेसिस पर पोटेशियम आयोडाइड का, और आयरन कंटेंट होना चाहिए 850 to 1100 ppm फेरस सल्फेट और फेरस फ्यूमेरेट का, ठीक है, इन सोर्स ऑफ आयरन। और देखिए आयरन का सोर्स जो है वो Fe जो है वही यूज करना है, बाकी कौन सा भी आयरन यूज यहाँ पर फॉर्टिफिकेशन के लिए यूज नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पर जो पोटेशियम आयोडाइड है वो यूज करना है इन द टर्म ऑफ आयोडीन, ठीक है। द टोटल मैटर insoluble in water where is the anti-caking agent has been added shall not exceed 2.2%, and sodium chloride content on dry basis shall be not less than 97% by weight, and it shall also confirm all the parameters as mentioned under clause 1 of subregulation 2.9.30 of the food safety standard, food product standards and food additives regulation 2011। देखिए डबल fortified salt may contain hydroxypropyl methyl cellulose, titanium dioxide, full hydrogenated soybean oil, and sodium hexametaphosphate, all food grade होना चाहिए, and anti-caking agent not more than 2% on dry weight basis, ठीक है। and water insoluble matters where the anti-caking agent is used shall not be exceed 2.2% से exceed नहीं होना चाहिए। उसके बाद है fortified oil, तो देखिए vegetable oil shall be fortified with the following micronutrients at the level given in the table below। उसके अंदर है विटामिन ए, तो देखिए लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट जो 6 mcg है, आर ई 9.9 mcg आर ई पर जीएम पर ग्राम ऑफ ऑयल। तो ये है विटामिन ए के लिए। रेटिनल एसिडेट जो होता है या फिर रेटिनल पाल्मिटेट, वही सोर्स आपको यूज करना है। विटामिन डी के लिए 0.11 mcg,
टू 0.16 mcg पर ग्राम ऑफ ऑयल। तो यहाँ पर आपको देखो छोले कैल्सिफेरॉल और एर्गो कैल्सिफेरॉल जो है, तो ये भी प्लांट सोर्स से ही होना चाहिए। अगर आप विटामिन डी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो तो प्लांट सोर्स का ही विटामिन डी होना चाहिए, नॉन वेज सोर्स का नहीं। ठीक है, क्योंकि विटामिन डी एक ऐसा सोर्स है कि जो मैक्सिममली जो इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है वो नॉन वेज सोर्स यूज किया जाता है। इसीलिए आप ध्यान रखना, इर्गो कैल्सिफेरॉल जो विटामिन डी का जो प्लांट सोर्स है उसी को आपको मैक्सिममली यूज करना है। उसके बाद है विटामिन ए रेटिनल का, जिसका जो ये दिया गया है, यूनिट दिया गया है कि आयु जो होता है वो, इसका मतलब 0.3 mcg होता है। ठीक है, और विटामिन डी के लिए 1 आयु, तो 0.025 mcg। तो ये कैलकुलेशन पर्पज के लिए दिया गया है। तो देखिए फोर्टिफाइड मिल्क के अंदर क्या होता है कि अगर आप देखिए टोन डबल टोन स्किम मिल्क और स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क शाल बी फोर्टिफाइड विद द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एट द लेवल ऑफ देखिए विटामिन ए करना चाहते हो तो 270 mcg, आरई टू 450 mcg। ठीक है, वो भी रेटिनल एसिडेट रेटिनल पाल्मिटाइड से ही आपको करना है, या फिर विटामिन डी करना है तो वेज सोर्स, लेकिन 5 mcg टू 7.5 mcg के अंदर ही आपको ये करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी जो कन्वर्जन जो फैक्टर है वो यहाँ पर दिया गया है, आई विटामिन ए आई रेटिनल 0.3 mcg। ठीक है, विटामिन डी के लिए 1 इज इक्वल टू 0.025, क्योंकि देखिए कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका क्लेम जब करते हो, या फिर आप एमसीजी के अंदर भी कर सकते हो या फिर आयु के अंदर भी कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर दिया गया है, जो आप लेबलिंग आप डिस्प्ले के ऊपर ये क्लेम कर सकते हो। ठीक है, fortified आटा के अंदर देखिए, आटा when fortified shall contain added iron, folic acid and vitamin B12 at the level given in the table below। तो देखिए यहाँ पर न्यूट्रिएंट जैसे कि आयरन, फेरस सिट्रेट और फेरस लैक्टेट और फेरस सल्फेट और फेरिक पायरोफॉस्फेट और इलेक्ट्रोलाइटिक आयन और फेरस फ्यूमरेट और फेरस बिसग्लाइसिनेट। तो ये एज आयरन सोर्स आप यूज कर सकते हो। लेवल ऑफ फोर्टिफिकेशन इसके अंदर देखिए पर केजी 28 mg और टू 42.5 mg तक पर केजी होना चाहिए लेवल ऑफ फोर्टिफिकेशन। और देखिए यहाँ पर सोडियम आयरन है जो 3 लेवल पे दिया गया है, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिडेट, उसके बाद ट्राइहाइड्रेट सोडियम फेरेडिटेट, ये जो NaFeDTA जो है वो भी 40 mg टू लेकर 21.25 mg तक पर केजी इसका फोर्टिफिकेशन लेवल है। उसके बाद फोलिक एसिड का तो 75 mcg टू 125 mcg। विटामिन B12 अगर इनकॉर्पोरेट करना है, फोर्टिफाई करना है, तो साइनोकोबालामिन और हाइड्रोक्सोकोबालामिन ये आप यूज कर सकते हो 0.75 mcg टू 1.25 mcg के अंदर। तो एडेड एट द हायर लेवल टू अकाउंट फॉर लेस बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो जो बायो अवेलेबिलिटी है हायर टू अकाउंट ऑफ फॉर लेस बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो इन एडिशन आटा में आल्सो बी फोर्टिफाइड विद फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सिंगली। तो आटा के अंदर आपको सिंगली और कॉम्बिनेशन के अंदर आप यूज कर सकते हो, जैसे कि जिंक सल्फेट 10 mg टू 15 mg। विटामिन ए के लिए आप देख सकते हो 500 mcg टू 750 mcg। उसके बाद राइबोफ्लाविन जो है विटामिन B12, तो वो 1.25 टू 1.75 mg। या फिर नियासिन जो है 12.5 mg टू 20 mg। पायरिडॉक्साइन जो विटामिन B6 है, तो यही आप यूज करना है, जो हम मैं यहाँ पर सोर्स बताते जा रहा हूँ। तो यही सोर्स के साथ ही आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है कि आटा के अंदर आप ये इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, इन्हीं के साथ, इन्हीं माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ, सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट के साथ आप ये इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो 1.5 mg टू 2.5 mg फॉर पायरोडाक्सिन विटामिन B6 के लिए। तो देखिए फोर्टिफाइड, अगर मैदा फोर्टिफाइड करना है तो मैदे के लिए है मैदा वेल फोर्टिफाइड शैल कंटेन एडेड आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 एट द लेवल गिवन बिलो। तो देखिए आयरन के अंदर दिया गया है, यहाँ पर भी फेरस ही है, फेरस सिट्रेट, फेरस लैक्टेट एंड फेरस सल्फेट और फेरस पायरोफॉस्फेट और इलेक्ट्रोलाइटिक आयन और फेरस फेरस फ्यूमरेट, फेरस बिसग्लाइसिनेट। तो ये यूज कर सकते हो, जैसे कि 28 mg टू 42.5 mg आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। सोडियम आयन थर्ड के लिए इथिलीन डायमीन टेट्राएसिडेट ट्राइहाइड्रेट सोडियम फेडरेट और NaFeDTA जो है सोडियम फेरस, तो वो आप ये सोडियम आयन सॉरी, तो वो 40 mg टू 21.25 mg। तो ये आप फोर्टिफिकेशन के अंदर यूज कर सकते हो पर केजी। ठीक है, ये मैं जो बता रहा हूँ ये जो वैल्यू, तो वो पर केजी के हिसाब से वैल्यूएशन है।
तो देखिए फोलिक एसिड है, देखिए विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन एंड हाइड्रोक्सोकोबालामाइन, ये आप यूज कर सकते हो 0.75 mg टू 1.25 mg। तो ये mcg, तो ये है इसका ये, ठीक है। उसके बाद इन एडिशन मैदा may also fortified by following micronutrients, the combination of, तो मैदे के अंदर जिंक सल्फेट ऐड कर सकते हो 10 mg to 15 mg, विटामिन ए ऐड कर सकते हो 500 to 750 mg। उसके बाद थायमिन के लिए विटामिन B1 जो हो वो ऐड कर सकते हो 1 to 1.5 mg। राइबोफ्लाविन है 1.25 to 1.75 mg, जो कि आप यूज कर सकते हो इन द राइबोफ्लाविन विटामिन B2 के अंदर, ठीक है। राइबोफ्लाविन एज अ राइबोफ्लाविन। तो नियासिन जो है विटामिन B3, तो आप उसके अंदर देख सकते हो निकोटिनामाइड और निकोटिनिक एसिड जो है 12.5 mg टू 20 mg, तो ये आप यूज कर सकते हो। और नियासिन एज अ नियासिन विटामिन D3, ठीक है। तो पायरिडॉक्सिन जो है जो विटामिन B6 का सोर्स है, हाइड्रोक्लोराइड, तो आप 1.5 mg टू 2.5 mg मैदे के अंदर यूज कर सकते हो इफ यू वांट टू फॉर्टिफाई योर मैदा विद दिस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसके बाद फोर्टिफाइड रॉ राइस, जो रॉ राइस होता है वो भी फोर्टिफाइड हो सकता है, होता है, करते हैं लोग। राइस के अंदर फोर्टिफाइड कंटेंट आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 इसके अंदर आप कर सकते हो। जैसे कि आयरन के अंदर फेरक पायरोफॉस्फेट, यही है जो आयरन इन द सोर्स ऑफ आयरन आप यूज कर सकते हो फोर्टिफाइड रॉ राइस के लिए। 28 mg टू 42.5 mg पर केजी के हिसाब से। सोडियम आयन के लिए इथिलीन डायमंड टेट्रा एसिडेट ट्राईहाइड्रेट सोडियम फेडरेट जो NaFe सोडियम फेरस यूनिट, ये है 40 mg टू 21.25 mg। फोलिक एसिड के लिए 75 mcg टू 125 mcg। लगभग जो फोर्टिफिकेशन के जो एलिमेंट्स है, न्यूट्रिएंट्स है, वो यहाँ पर तय किए गए हैं। उनकी जो लिमिट्स है वो भी नियरली इक्वल टू सेम ही है, कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, एक्चुअली जीरो डिफरेंस है, सेम ही है। जो ये आटा मैदा और राइस के अंदर जहाँ पर भी हम पहुंचे हैं। तो देखिए विटामिन B12 जो है साइनोकोबालामाइन, उसके अंदर 0.75 टू 1.25 mcg यहाँ पर यूज हो सकता है। देखिए एडेड एट अ हायर लेवल टू अकाउंट फॉर लेस बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो बायो अवेलेबिलिटी लेस होनी चाहिए, और जो हायर लेवल ऑफ जो होनी चाहिए, जो एडेड लेवल है, तो वो होनी चाहिए, जो अकाउंटेबल होनी चाहिए। इन एडिशन राइस मे आल्सो बी फोर्टिफाइड विद द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सिंगली और इन कॉम्बिनेशन एट द लेवल गिवन इन द टेबल बिलो। तो देखिए जिंक ऑक्साइड जो है 10 mg to 15 mg, विटामिन ए जो है रेटिनल पाल्मिटेट 500 to 750 mcg। उसके बाद थायमिन जो है लगभग सेम ही है, लगभग 1 mg to 1.5 mg। राइबोफ्लाविन भी है 1.25 to 2.5 mg, ठीक है। तो ये भी एडिशनली आप ऐड कर सकते हो। जो नियासिन है विटामिन B3 का सोर्स, 12.5 टू 20 mg। पायरोडॉक्सिन जो है विटामिन B6 का सोर्स, विटामिन B6 का सोर्स है पायरोडॉक्सिन 1.5 टू mg टू 2.5 mg। तो ये यहाँ पर यूज किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए जैसे कि हमने राइस आटा सब कुछ देख लिया, अभी हमारा है कि शेड्यूल 2 के अंदर जो सब रेगुलेशन 2 ऑफ द रेगुलेशन 7 के अंदर है, ठीक है। तो उसके अंदर देखिए कि जो फोर्टिफाइड का जो लोगो है वो ऐसा दिखता है, फोर्टिफाइड का लोगो हमें ऐसा हम ये कर सकते हैं। और देखिए फोर्टिफाइड विद, तो देखिए एस फोर्टिफाइड विद, अगर इंग्लिश में लिखना है तो ऐसे कर सकते हो, हिंदी में लिखना है तो ये लिख सकते हो। और यहाँ पर इसके नीचे आप जो भी इसका जो टैगलाइन है वो आप डाल सकते हो, जैसे कि संपूर्ण पोषण एंड स्वस्थ जीवन। ये जो टैगलाइन है वो टैगलाइन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इसके स्पेसिफिक जो डायमेंशन है दैट यू कैन सी राइट नाउ हियर। तो देखिए ऑल डायमेंशंस इन मिलीमीटर्स, जो मिलीमीटर्स के अंदर जो डायमेंशंस यहाँ पर दी गई है वो हमें फॉलो करनी है कि एफ कितना होना चाहिए, प्लस ये जो राउंड अप है, ये जो स्क्वायर है वो कितने का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो ई और एफ, यहाँ पर पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन दी गया है, लेट मी जूम दिस थिंग। तो अभी हम ये जो चीज़ है वो हम जूम कर रहे हैं, तो जूम करने के बाद आपको थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा ये अटेंशन आपका यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा यहाँ पर जूम किया हूँ। और देखिए स्वस्थ जीवन, देखिए स्वस्थ जीवन, सॉरी, ये देखिए ए की डायमेंशन, या फिर देखिए बी की डायमेंशन। अगर यहाँ पर अगर आप 20 डायमेंशन लेते हो तो बी की भी 20 होनी चाहिए, ए डिवाइडेड बाई बी और सी, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिया गया है, ए साइड, बी साइड, सी साइड, ठीक है। तो ये हर साइड का जो डायमेंशन है ये मिलीमीटर के अंदर दिया गया है, आप देख सकते हो। अगर आप ए साइड अगर 20 ले लोगे, अगर ये 20 मिलीमीटर लोगे, तो इसके हिसाब से बी सी भी ये उस हिसाब से दिया गया है। अगर आप 40 लेते हो, अगर आप फोर्टिफिकेशन का लोगो ए साइड अगर आप 40 मिलीमीटर लेते हो, तो बी 40 होगी, सी 4.4, डी 6.3, ठीक है। डी मतलब ये डी, आप समझ रहे हो ना जैसे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप इसमें से ए में से आप जो भी डायमेंशन चूज करोगे
वही डायमेंशन के थ्रू आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। ई की जो वे जो है विड्थ इनटू हाइट, तो ये भी क्योंकि फोर्टिफिकेशन का जो लोगो है वो काफी सारे ऑयल्स के ऊपर आता है, जो सॉल्ट्स होते हैं उसके ऊपर आता है, राइस के ऊपर आता है, कि जो स्टेपल फूड है। ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट ने ये चूज किया है कि जहां पर भी न्यूट्रिएंट की कमी है, तो वहां की न्यूट्रिएंट की कमी निकालने के लिए गवर्नमेंट क्या करते हैं कि जो वहां के लोगों का जो स्टेपल फूड है, तो स्टेपल फूड के अंदर वो घुस जाते हैं। जैसे कि सॉल्ट एक स्टेपल फूड है, या फिर स्टेपल फूड के अंदर यूज होता है, जैसे कि राइस हो गया और दालें हो गई, तो ये सॉल्ट्स हो गए, तो इनके अंदर। और ऑयल जो है वो सबसे ज्यादा किया जाता है, क्योंकि ऑयल ये बहुत इफेक्टिव फैक्टर है, इसीलिए वो फोर्टिफिकेशन है तो इन फैक्टर के अंदर किया जाता है। आटा मैदा दाल राइस, तो ये जो इंडिया इंडिया का या फिर स्टेपल फूड है। तो याद रखना, ए में से जो भी आप मिलीमीटर के साइज चूज करोगे, उसी के साथ आपकी आगे की साइज भी डिसाइड हो जाएगी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ए साइड अगर इसमें से आप जो भी चूज करोगे, उसी के साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने ए के अंदर 20 चूज किया, तो आपका बी भी यहाँ पर 20 मिलीमीटर हो जाएगा। सी जो है ये भी 2.2, यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 2.2 हो जाएगा। डी जो है ये 3.1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ पर ये जो डी का डिस्टेंस यहाँ पर बताया गया है, ये आपका 3.1 का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो स्मॉल ए है, तो ये देखिए स्मॉल ए के अंदर भी आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि 0.8 का ये जो बाहर की जो ये है ब्रैकेट है, बाहर का जो स्क्वायर है, उस स्क्वायर की 0.8 होगा, ठीक है। या फिर ई देखिए, ई आप देख सकते हो, जो ई है, तो ये ई मतलब ये एफ का जो ऊपर का पार्ट है, तो ई की डायमेंशन क्या होगी, ई का अगर 7.27 होगा, तो इसकी हाइट होगी 9.58, तो ये 9.58 और ये 7.27। वैसे ही एफ का कैसे रहेगा, 5.67 मतलब ये जो विड्थ है वो 5.67, और ये जो हाइट है, हाइट रहेगी 5.84। जैसे कि देखिए यहाँ पर जी है, जी मतलब ये जी यहाँ पर इंडिकेट करता है ये जो अपना आपका टर्न है, ये जो हाफ मून जैसा है, तो यहाँ पर क्या डायमेंशन रहेगा। तो इसके लिए भी क्लियर कर दिया गया है कि इसका भी पर्टिकुलर विड्थ है, आप देख सकते हो 16.98 मिलीमीटर, और इसकी हाइट है 10.93। तो इसी के अनुसार आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा बताया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपको आप यहाँ पर A40 चूज करते हो, तो आपका बी भी 40 हो जाएगा, हाइट भी। तो ऐसे ही आपको आगे की भी तरफ आपको ऐसे ही आइडेंटिफाई करना। आई होप आप उतने भी ये हो, क्योंकि क्या है, जो लेबलिंग एक्सपर्ट्स होते हैं उनको ये फॉलो करना पड़ता है, ये छोटी छोटी चीज होती है, क्योंकि ये आपको एक ही बार आपकी लेबलिंग जो होती है वो आप प्रिंट आउट करते हो, और जब भी आप प्रिंट आउट करते हो तब आपको ये लोगों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बार बार ये वक्त नहीं होता लेबलिंग एक्सपर्ट के पास या फिर आपके इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स के पास। जब भी आप एक टेक्निकल चीज के अंदर घुसते हो, तो इसका भी आपको मिलीमीटर का ध्यान देना पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और जब भी आपका कलर कोडिंग होगा, तो आपका कैसा होगा, जैसे कि देखिए पैंटॉन 3005C, ये जो है ना, ये कलर का कोड दिया गया है। अगर आप ब्लू के अंदर रखते हो, तो ब्लू का जो कलर कोड है, तो देखिए 3005C, C100M46Y2K0R0G116B2000, सॉरी 200, वेब रहेगा 00746 ये पर्टिकुलर नंबर है। अगर आपका जो भी डिजाइनर है, वो उसको आपको ये नंबर भेजना होता है, ताकि वो समझ पाए कि एग्जैक्टली ये नंबर क्या है, और ये नंबर डाल के भी उसके पास वो ये जो पर्टिकुलर जो फोर्टिफाइड का जो कलर है वो उसके पास आ जाता है। अगर कलर कोड अगर पैंटर्न ब्लैक के अंदर आता है, तो देखिए उसका एक पर्टिकुलर नंबर है, तो ये नंबर भी जो वो भी डालेगा, तब ये इसका लोगो का कलर बदल जाएगा। तो ये है जो रेगुलेशन का जो ये था, गैजेट निकला था, जो इम्पोर्टेंट बहुत है जो फोर्टिफिकेशन के अंदर। तो ये हमने आज यहाँ पर डिस्कस किया, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, लाइक वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस। जो गैजेट है उसके अंदर कैसे कैसे तरीके से ये चीज हो जाती है, तो हमने आज ये डिस्कस की है, जो फोर्टिफिकेशन का पूरा जो अपडेटेड गैजेट था उसके अंदर से। and I hope you like this video, and I'm your host Sagar Shirke. Thank you so much for watching this video. I'm your host of this channel, and please like, share and subscribe this channel. Thank you so much for watching these videos. Thank you. Please like, share and subscribe again and again.